नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी की महाभारत और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। यूपी की महाभारत में हम हर दिन आपको विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी और यूपी के सियासी समीकरण को समझाते हैं। आज बात करेंगे यूपी में महिला शक्ति के उत्थान की और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूपी की आधी आबादी 2022 के चुनाव पर असर डाल सकती है। साथ ही आपको यूपी में राजनीतिक दलों की यात्राओं पर भी इसका विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे। और भी बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये हेडलाइंस। बीजेपी और संघ की नई रणनीति, कल्याण सिंह के सम्मान में कलश यात्रा निकालने की तैयारी। 28 लाख सरकारी कर्मियों को यूपी सरकार का तोहफा, अब 11% की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। जातिगत जनगणना पर केंद्रीय मंत्री का विपक्ष पर बड़ा हमला, कौशल किशोर बोले हार के डर से ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी उठा रहे हैं ऐसे मुद्दे, जो सीटें बची हैं वो भी हारेंगे। यूपी कांग्रेस का प्रशिक्षण महाअभियान शुरू, अगले 100 दिन चलने वाले इस अभियान के दौरान 700 प्रशिक्षण कैंप आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी पर बरसे सतीश मिश्रा, बोले बिकरू कांड के नाम पर नरसंहार किया गया, निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या की गई। और यूपी की महाभारत की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। खबर है कि कल्याण सिंह के सम्मान में कलश यात्रा निकालने की तैयारी में है बीजेपी, और सूत्रों के हवाले से एक खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर में कलश यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। राम मंदिर स्थापना से जुड़कर कलश यात्रा करेगी प्रदेश सरकार। संघ और बीजेपी कलश यात्रा को लेकर विचार कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। कल्याण सिंह का निधन शनिवार को हुआ था, कल उनका अंतिम संस्कार किया गया था और अब कलश यात्रा निकालने को तैयार है बीजेपी। प्रदेश सरकार, संघ और बीजेपी कलश यात्रा को लेकर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। और जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था, तब भी कलश यात्रा बीजेपी ने निकाली थी, और कल्याण सिंह का भी निधन हुआ है 2 दिन पहले। और यूपी की महाभारत की शुरुआत करते हैं चुनाव की बात से। चुनाव के बाद सबसे आपके पसंदीदा ये सेगमेंट है, क्योंकि 2022 नजदीक है और तो उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी आई। राज्य कर्मचारियों पेंशनर्स को 1 जुलाई से 11% की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे मंजूर कर लिया है, और इसका सीधा फायदा प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा। वहीं राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि 2022 के चुनाव में भी सीएम योगी के इस फैसले का प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में अधिकतर मतदाता हैं। और आपको यह भी बताते हैं कि इसका फायदा क्या होगा और किसको ये सौगात मिली है। सरकारी कर्मचारियों को सीएम योगी की ये सौगात है। 28 लाख कर्मचारियों पेंशनर्स को ये सौगात दी गई है। 11% की बढ़ी हुई दर से डीए और डीआर का भत्ता अब दिया जाएगा, ये मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 17% के स्थान पर अब 28% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कि अब ये भत्ता बढ़ गया है 11%। किनको फायदा होगा? 16 लाख कर्मचारी, 12 लाख पेंशन धारकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। और कब से फायदा मिलेगा ये भी आप जानिए। 1 जुलाई 2021 से कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगी। 24 जुलाई 2019 को सरकार ने डीए और डीआर भत्ता पर रोक लगाई थी। कोरोना के चलते भी इसका प्रभाव देखने को मिला, और अब ये रोक हट गई है। 11% बढ़े हुए डीए के साथ फायदा होगा। बढ़ते आगे। बिहार विधानसभा चुनाव की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के साइलेंट वोटर्स को दिया था। पीएम ने खुद बताया कि ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बल्कि वो महिलाएं थीं, जिन्होंने न सिर्फ बढ़ चढ़कर वोट किया बल्कि बीजेपी के पक्ष में वोट किया। बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी मोदी के साइलेंट वोटरों को बीजेपी ने साधने की कवायद अब शुरू कर दी है।
सूबे की चुनावी प्रक्रिया में आधी आबादी के नेतृत्व को बीजेपी गांव स्तर पर सिर्फ तैयार करने की ही नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी देने की रणनीति बना रही है। दो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव ने वोटिंग पैटर्न को बदला। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी खुलकर सामने आई। अब महिलाएं चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में महिला वोटरों ने अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए सीएम योगी प्रदेश की आधी आबादी को साधने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं जो महिला उत्थान के लिए कल्याणकारी साबित हो सकती हैं। मिशन शक्ति योजना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। मिशन शक्ति के पहले और दूसरे चरण की सफलता के बाद प्रदेश में फिर से मिशन शक्ति 3 की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों के सभी जिला मुख्यालयों में भी इसी प्रकार की भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर 75 जनपदों की उन सभी बहनों को भी हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिनके कार्य से नारी गरिमा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को प्रदेश में एक नई दिशा मिली है। सीएम योगी के इस काम की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक खुद तारीफ कर चुकी हैं। इस मिशन शक्ति तीसरी चरण के कार्यक्रम में भाग लेने में बहुत ही मुझे आनंद होती है। ऐसे क्षमता, ऊर्जा और उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के विषय में अच्छा बनाने के लिए, महिला के लिए सुरक्षित रखने के लिए, बनाने के लिए और पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करने में अपने कोई न रखते हुए एकदम भ्रमण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। उनको मैं हार्दिक बधाई देती हूं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए मिशन शक्ति के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की महिला सामर्थ्य योजना, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना, महिला हेल्प डेस्क अभियान, उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुखबिर योजना, आशा ज्योति केंद्र, निराश्रित पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, रानी लक्ष्मी महिला और बाल सम्मान कोष, सुकन्या समृद्धि योजनाएं चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक महंत हैं और नारी उत्थान की बात हमेशा से उनकी प्राथमिकता में रही है। अब बीजेपी 2022 के चुनाव में महिला विकास को भुनाने और महिलाओं के जरिए कमल खिलाने की तैयारी कर रही है। ये बात तो साफ है कि महिला वोटर अगर एकजुट हो जाएं, तो वो खुद अपने दम पर किसी भी दल की सरकार बना सकती हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या करीब 14 करोड़ 66 लाख है और करीब 10 लाख नए वोटर जुड़े हैं, जिसमें करीब 5 लाख महिला मतदाता हैं। प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 6 करोड़ 67 लाख है। आंकड़ों से साफ है कि यूपी में महिला वोटर चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि किसी भी राष्ट्र की तरक्की का सर्वोत्तम पैरामीटर है वहां की महिलाओं की स्थिति। हमें कोशिश करनी चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि महिलाएं ऐसी स्थिति में पहुंचे कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके। वहीं उनके जीवन में हमारी भूमिका उद्धार करने वाले के बजाय उनके सहयोगी के तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि भारत की महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि वो अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद कर सकती हैं। अगर कहीं कमी है तो वो इस बात की है कि हमें एक समाज के तौर पर उनकी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। सीएम योगी की सरकार भी नारियों के सम्मान
और उत्थान के लिए जोर शोर से काम कर रही है। हालांकि चुनावी सीजन में हर एक दल लोक लुभावन वादे भी करेंगे, लेकिन योगी की योजनाओं से महिला शक्ति ने अब एक मिशन का रूप ले लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि 2022 के रण में बीजेपी को महिला शक्ति का कितना साथ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं ऐसी चुनावी यात्राएं जिन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया। और ऐसी कई यात्राएं यूपी में भी निकाली गई जिनको इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। यात्रा ये राजनीति का अहम हिस्सा रही है। यात्राओं ने नेताओं की वक्त के साथ किस्मत बदली है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो यहां भी यात्राओं का दौर चल रहा है। बीजेपी जहां यूपी से लेकर उत्तराखंड में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिर से अपनी साइकिल की रफ्तार तेज कर दी है। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है और वो दूसरे चरण की तैयारी में जुटे हैं। यात्राओं का मकसद साफ है कि जनता से सीधा संवाद बिठाकर 2022 के लिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना। लेकिन सवाल यह है कि नेताओं की यह सियासी यात्रा सत्ता की सीढ़ी बनेगी। हालांकि अगर हम इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो पदयात्रा से लेकर रथ यात्रा, साइकिल यात्रा ने नेताओं की किस्मत को पलटने का काम किया है। जनसंपर्क यात्रा राजनीति का अहम हिस्सा रही है। इन यात्राओं ने समय समय पर नेताओं की किस्मत पलटी है। चूंकि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है, इसलिए यहां भी यात्राओं का दौर तेज हो गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की साइकिल ने भी रफ्तार पकड़ ली है। आडवाणी की रथ यात्रा। आडवाणी की रथ यात्रा ने बीजेपी की किस्मत बदल डाली थी। 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा काफी सुर्खियों में रही थी। राम मंदिर आंदोलन के दौरान साल 1990 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। उनकी ये रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक जाने वाली थी। हालांकि अयोध्या पहुंचने के रास्ते में यात्रा को बिहार में रोक लिया गया और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस रथ यात्रा ने बीजेपी और आडवाणी दोनों की किस्मत चमका दी। चंद इलाकों तक सीमित इस पार्टी की पहुंच देश के कोने कोने तक हो गई। चंद्रशेखर की भारत यात्रा। इन हालिया यात्राओं के अलावा 80 के दशक में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी लंबी पदयात्रा कर चुके हैं। भारत यात्रा नाम से उनकी इस यात्रा को भी काफी तवज्जो मिली थी। 1983 में उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा की। ग्रामीण इलाकों की समस्याओं, सामाजिक असमानताओं और जातिवाद की जड़ को खत्म करने के मकसद से उन्होंने ये यात्रा की थी। इस यात्रा का उन्हें तुरंत राजनीतिक फायदा तो नहीं मिला, लेकिन आगे चलकर उन्हें इसका फायदा हुआ और 90 के दशक में देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में चंद्रशेखर ने कामयाबी हासिल की। अखिलेश की साइकिल यात्रा। उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के युवा नेता अखिलेश यादव ने प्रदेश में साइकिल यात्रा की। समर्थकों के साथ साइकिल से जनता के बीच जाने का अखिलेश यादव को फायदा मिला और चुनाव में जनता ने साइकिल पर जबरदस्त तरीके से मोहर लगा दी। अखिलेश की साइकिल यात्रा से ऐसा हुआ जो मुलायम सिंह यादव अपने सियासी जीवन में नहीं कर पाए थे। समाजवादी पार्टी पहली बार 224 के आंकड़े को पार करके बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई और अखिलेश यादव
देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। अब 2022 के चुनाव के लिए भी अखिलेश फिर से साइकिल की सवारी कर रहे हैं, लेकिन फायदा कितना होगा यह देखना अभी दिलचस्प है। मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा। हरियाणा में दोबारा सत्ता पाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2019 में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, लेकिन इस यात्रा से बीजेपी सत्ता तक पहुंच गई, मगर उम्मीद के मुताबिक पार्टी का प्रदर्शन नहीं रहा। वाईएसआर को पदयात्रा ने दिलाई आंध्र की सत्ता। 2004 के विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले 2003 में कांग्रेस नेता वाईएसआर रेड्डी ने कड़ी गर्मी में किसानों के सपोर्ट में 1600 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। इस यात्रा से वे किसान और आम लोगों के बीच हीरो बन गए। विधानसभा चुनाव में रेड्डी की इस यात्रा ने कांग्रेस को शानदार जीत दिलाई और सत्ता पर काबिज हुए। वहीं 2004 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस को 27 सीटें दिलाने में कामयाबी हासिल की। पदयात्रा से चंद्रबाबू को मिली सत्ता। वाईएसआर रेड्डी की पदयात्रा की वजह से 2004 में चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सत्ता को गंवा दिया, लेकिन 2014 में इसी पदयात्रा का सहारा लेकर नायडू दोबारा आंध्र की सत्ता पर काबिज हो गए। 2014 में नायडू ने करीब 2400 किलोमीटर की पदयात्रा की। चुनाव परिणामों में इसका फायदा मिला और सत्ता में नायडू ने वापसी कर दी। जगनमोहन रेड्डी को पदयात्रा ने दिलाई सत्ता। वाईएसआर रेड्डी के बेटे और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी को भी पदयात्रा ने सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने का काम किया। जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाने की मांग को लेकर नवंबर 2017 में पदयात्रा शुरू की और इसका असर ये हुआ कि साल 2019 में हुए चुनाव में एन चंद्रबाबू नायडू को करारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, दोनों में ही तेलुगु देशम पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया और जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की। ममता बनर्जी की यात्रा। टीएमसी को पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पदयात्रा की वजह से सत्ता मिली। पदयात्रा का यह असर हुआ कि जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई, वहीं उसने यात्रा के जरिए पश्चिम बंगाल में 34 साल बाद वामपंथी सरकार को हराकर अपनी सरकार बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी यूपी की महाभारत जारी है। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और अब हम बात करते हैं अगले सेगमेंट की, आपकी विधानसभा की बात। और आपकी विधानसभा की बात में आज चर्चा विधानसभा क्षेत्र स्याना की। विधानसभा क्षेत्र स्याना, इसके बारे में आप समझिए राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, इसको आप पहले जानिए। 1952 से 1957 तक स्याना विधानसभा क्षेत्र नहीं था। ये क्षेत्र जनपद की अन्य विधानसभाओं अनूप शहर और आगोता में शामिल था। 1962 में पहली बार स्याना विधानसभा बनी। प्रांतीय सोशलिस्ट पार्टी के मुमताज मोहम्मद खान यहां से विधायक चुने गए। स्याना विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने
6 बार बाजी मारी। सपा बसपा को नहीं सीट मिली और इस सीट पर 3 बार बीजेपी को जीत मिली है। इस सीट पर आपको बता दें कि जातीय समीकरण क्या है ये भी आप समझिए। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, दलित मतदाता अधिक हैं। इनके अलावा ब्राह्मण, जाट, ठाकुर, वैश्य ये मतदाता भी हैं, जिनकी संख्या करीब 15 से 22% तक है। लोगों की आय का जरिया मुख्य तौर पर फलों और अनाज की खेती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 3,71,587 मतदाता थे, जिनमें से 19,995 पुरुष मतदाता और 1,71,626 महिला मतदाता थी। 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं आपको। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह लोधी को 12,05,854 वोट मिले। बसपा के दिलनबाज को पराजित किया गया, जिनको 54,224 मत प्राप्त हुए। राजनीतिक गलियारों में सियाना की चर्चा भी है और उसके पीछे वजह यह है कि 2019 में गोकशी की घटना के विरोध में जाम हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी पुलिस से नोकझोंक और हिंसा करते हुए नजर आए और इस हिंसा में सियाना कोतवाली के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हो गए थे। एक अन्य युवक सुमित की भी इस हिंसा में मौत हुई थी और ये मामला अक्सर राजनीतिक सामाजिक गलियारों में गूंजता ही रहता है। और अब बात हम करेंगे कल्याण सिंह के निधन के बाद बड़ी राजनीतिक सरगर्मी को लेकर जुबानी जंग अब तेज हो गई है, यानी कि वार पलटवार तेज है। आप भी देखिए। शनिवार को कल्याण सिंह के निधन के बाद यूपी में सियासत तेज है। चुनावी मौसम में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और जुबानी जंग भी तेज हो चली है। आप भी देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये वार पलटवार। अपार भीड़ उपस्थित थी, लग रहा था जैसे कुंभ का मेला हो। इस पूरे घटनाक्रम में 3 दिन ये चला, इसमें कहीं भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दिखाई नहीं दिए। अब क्या कारण रहे कि राजनीति में तुष्टीकरण के आधार पर व्यक्ति नैतिकता को इस तरह से तार तार कर देगा, ये बहुत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी भी कमाल की पार्टी है। यही भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय कल्याण सिंह जी को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया था और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब समाजवादी पार्टी ने उनका साथ दिया था और उनका सम्मान समाज में वापस दिलवाया था। आज हमारे बीच में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी उनका मार्केटिंग इवेंट कर रही है। हम समाजवादी लोग दिल के साथ जुड़ते हैं, भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, लेकिन हम भावनाओं के ऊपर में वोट की राजनीति नहीं करते। और अब आपको दिखाते हैं मतदाता का मूड क्या है। और यूपी के महाभारत में अब बात मतदाता के मूड की। हर दिन की तरह आज आपको दिखाएंगे रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाता का मूड। देखिए क्या चाहती है वहां की जनता। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद जिले में खासतौर से रॉबर्ट्सगंज विधानसभा में हर विकास के हर तरह के कार्य हुए हैं। एक और जहां रॉबर्ट्सगंज विधानसभा को पॉलिटेक्निक कॉलेज की सौगात प्राप्त हुई है, वहीं दूसरी तरफ बेलन और सिरोही नदी का पुनरुद्धार का कार्य जल संचय के लिए किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा धनरौल डैम के समीप हर घर को नल हर घर को जल योजना के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण शहर में आम जनमानस त्रस्त है और हमारे जनप्रति पूरी तरीके से मस्त हैं। वो शुद्ध रूप से धन कमाने में व्यस्त है और अपनी संपत्ति बनाने में मस्त है। सारी चीजें धीरे धीरे हो ही रही हैं। बिजली है, एजुकेशन है, सब कुछ सही हो। एजुकेशन में क्या अच्छा हो रहा है सर? अभी ये सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है लोड़ी में और फिर बीटेक कॉलेज भी खुल रहा है। धीरे धीरे सब हो ही रहा है। पब्लिक देख रही है ना किसका विकास हुआ किसका नहीं। पब्लिक देख रही, जनता देख रही है ना हमारी। सोनभद्र के युवा भी देख रहे हैं सर। हम ये चाहते हैं, देखिए जाति धर्म की राजनीति करने वालों को अब नकारा जाए। की सरकार हमारे जो उत्तर प्रदेश का है, शहर रोड नालियां ठीक ठाक हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है योगी जी के नेतृत्व में,
हर गांव में विकास हो रहा है। और आप देखेंगे तो उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार के तहत भी हर गरीब को उज्ज्वला योजना के तहत बिजली का कनेक्शन दिया गया, गैस सिलेंडर दिया गया, आवास दिया गया और बहुत सारी योजना है जो दी गई हैं। और आप पानी की समस्या की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 2 जिले जो चयनित किए गए थे उसमें सोनभद्र प्रथम नंबर पे है और यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो रही जिसको नल जल योजना के तहत में जोड़ा गया है। ऐसा सरकार हम चाहते हैं कि हर साल आए, हर 5 वर्ष में योगी का सरकार बने। उसमें हम लोग जरूर थोड़ा बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन इसमें एकदम गुंडागर्दी से लेकर हर चीज़ से सहूलियत मिला है हम लोगों को और हम तो चाहते हैं कि योगी जी आएं। और इसी के साथ यूपी की महाभारत में इतना ही।